कर्म कहा गया, ठीक है ना, क्योंकि यही तो 5 है, ये 1 2 3 4 5, इसी के नाम से इसका नाम क्या रखा गया, नामांकन पंचकर्म रखा गया। अब ठीक है, अब या तो कोई भी व्यक्ति 5 कर्म करा सकता है, ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि सारे 5 कर्म कराने, और ये भी कोई कंपलसरी नहीं केवल एक ही कर्म कराना। आपके शरीर में, रोगी के शरीर में जो दोष प्रधान होगा उसका ही निर्हरण करना है, ठीक है, जो दोष बढ़ा हुआ होगा उसी को तो बाहर निकालना है, ठीक है। तो हमने सपोज पहले हम वमन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पहले हम किसका करेंगे, वमन को देखेंगे। तो पहला प्रधान कर्म में पहला कर्म किसका है, वमन कर्म। तो वमन कर्म को समझो। अब देखो, अब इसको अच्छी तरह से समझना, क्योंकि प्रधान कर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्नेहन स्वेदन, मतलब स्नेहन स्वेदन का मतलब हो गया अगर आप बाहर से तेल लगा रहे हो, सिकाई कर रहे हो, पोटली कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो चल जाएगा, ठीक, मतलब वो आपने समन चिकित्सा अपने सेंटर में स्टार्ट करी है। परंतु धीरे धीरे जब आप एक्सपर्ट होने लग जाओगे तो कुछ लोग आपके पास आएंगे कि जी हमें प्रधान कर्म करने हैं। तो प्रधान कर्म कैसे होने हैं, अब वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, अब प्रधान कर्म में सबसे पहले कौन सा कर्म आता है, वमन। अब 3 चीजें हैं, ध्यान देना। वमन का मतलब क्या समझते हो आप लोग, उल्टी करना, गुड, मतलब उल्टी करना। अब ये 3 चीज हैं, वमन कर्म, वमन और उल्टी। इसको लिखो, वमन कर्म है, वमन है और उल्टी। अब कैसे बताओगे कि उल्टी क्या है, वमन कर्म क्या है और वमन क्या है? जो षटकर्म में कर रहे हो, जो षटकर्म में हम वमन कर रहे हो वो क्या है, वो भी तो वमन है। देखिए, मैंने बोला आप सर को हाई कर दो मैसेज में, तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मोटा मोटा कोर्स के लिए कहते हैं। जो षटकर्म में वमन हो रहा है तो क्या हो रहा है, अब उल्टी क्या होती है, हाँ, तो जो पंचकर्म में वमन है और ये वाले वमन में और जो उल्टी है, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कैसे करोगे? एक मिनट बोलो। अच्छा, कभी कभी ना पेशेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड करता है ना आपको, वो आएगा क्योंकि पता है उसे पंचकर्म में है, तो वो कहेगा डॉक्टर साहब या मैडम मुझे ना वमन कराना है, ठीक है, तो अब आपने पंचकर्म कर रखा, तो आप कहोगे हाँ अच्छा ठीक है, इसके लिए पहले हम ये करेंगे। नहीं, अच्छा मैं तो वहाँ एक सेंटर में जाता था, वो मुझे रोज़ कराते थे, तो इसका मतलब है वो योग वाला वमन पूछ रहा है, ठीक है, जिसे हमें रोज़ प्रतिदिन करना है, प्रातःकाल करना है। अब इसको समझो ये क्या है, इसमें क्या होगा, वमन में, वमन कर्म में जो चिकित्सा है, जो पंचकर्म में हो रहा है, वो इस वमन से और इस वमन से विपरीत है, बिल्कुल भिन्न है। उसमें कोई ये नहीं कि आप ये वाला वमन यहाँ कराओगे, ये वाला वमन यहाँ कराओगे। अब इसमें क्या लिखोगे आप, विधिवत रूप से, पंचकर्म की बात कर रहा हूँ मैं, विधिवत रूप से पूर्व कर्म करने के पश्चात, क्या पूर्व कर्म करने के, अब ये तो इसके बाद ही हो रहा है ना, ये इसके बाद ही हो रहा है, तो विधिवत रूप से पूर्व कर्म करने के पश्चात, पूर्व कर्म में क्या क्या आएगा, दीपन पाचन, अभ्यंग, हाँ अभ्यंतर और बाह्य, ठीक है, और फिर स्वेदन। तो ये तीनों चरण होने चाहिए उसके, तब जाके ये वमन प्रोसेस के लिए आएगा इधर। तो विधिवत रूप से पूर्व कर्म करने के पश्चात वामक, लिखो वामक द्रव्य की सहायता से। अब वामक द्रव्य लिखो, वामक द्रव्य कौन कौन से होते हैं, वामक द्रव्य को कैसे बनाओगे, ये वामक द्रव्य या कल्प, वामक द्रव्य या कल्प क्या है, इसको, इसका निर्माण कैसे करना है ये देखो पहले।
ठीक है, इसका निर्माण में क्या लिखेंगे? मदन फल। मदन फल, ये निर्माण करने के लिए बता रहा हूं। मदन फल को क्या करेंगे? 5 से 10 ग्राम, 5 से 10 ग्राम वच मीठी, 2 से 3 ग्राम शहद मधु, 5 से 10 ग्राम सैंधव लवण, सैंधव नामक लवण। ठीक है, सैंधव लवण कितना लेंगे? 2 से 3 ग्राम। वच मीठी, मदन फल, वच मीठी, शहद और सैंधव लवण। ठीक है, अच्छा, वच एक कड़वी भी आती है, ध्यान रखना, परंतु कड़वी वच बहुत ज़्यादा वामक होती है, उसको देने से वमन रुकता नहीं है जल्दी से। ठीक है, इसलिए सावधानी से मीठी वच ही देना है। ठीक, तो मदन फल क्या है? वामक है। ये दोषों को, जैसे आप इसको खिलाओगे ना, तो इसमें 2 गुण होते हैं मदन फल में, मीन्स अग्नि और वायु गुण। तो अग्नि और वायु गुण के कारण क्या होता है? शरीर में उत्तेजना बढ़ेगी और वेग ऊपर की तरफ बाहर निकलेगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला सुनो। पूर्व कर्म करने के पश्चात वामक द्रव्य की सहायता से कफ दोष के, ये चिकित्सा किसकी थी? कफ दोष की थी ना। तो कफ दोष के निरहरण की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी? वमन कर्म। क्या बोला? अब एक बार बोलो। विधिवत रूप से पूर्व कर्म करने के पश्चात वामक द्रव्य की सहायता से विद द हेल्प ऑफ एमेटिक सब्सटेंस, मीन्स जब आप ये खिलाओगे ना तभी उल्टी आएगी उसको। ठीक है, जब ये खिलाओगे तभी वमन के वेग बनेंगे। यही वामक है, बिना इसके आप हाथ डालते ही रहोगे, निकलता नहीं रहेगा। ठीक है, तो वामक द्रव्य की ये क्या करेगा? ये सारा मिश्रण उस द्रव्य को, उस दोष को बाहर निकालने में सहायक हो जाए। अब मैंने क्या बोला? विधिवत रूप से पूर्व कर्म करने के पश्चात वामक द्रव्य की सहायता से कफ दोष के निर्हरण की क्रिया, निर्हरण मीन्स बाहर निकालना। ठीक, बाहर निकालने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी? वमन कर्म। मिटा दो, सबने लिख लिया? अब दूसरा लिखो। अब वमन क्या हो गया? अब ये तो हो गया विधिवत रूप से पूर्व। अब बिना पूर्व कर्म करे, वमन क्रिया में लिखो। वमन क्रिया में क्या है? बिना पूर्व कर्म करे प्रयत्न के साथ। अब वामक द्रव्य नहीं है, अब क्या है? प्रयत्न के साथ जो द्रव्य पदार्थ बाहर निकाला जा रहा है उसमें कफ से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जो द्रव्य पदार्थ बाहर निकाला जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वमन क्रिया। यह एक यौगिक क्रिया है। ओए होए, अरे ये यौगिक क्रिया है, ये आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रोसेस है। ठीक है, तो बिना पूर्व कर्म करे प्रयत्न के साथ जो द्रव्य पदार्थ बाहर निकाला जा रहा है वो क्या कहलाएगा? वमन, जो कि एक यौगिक क्रिया है। सिंपल। ठीक है ना, ये किस में आता है? ये किस में आएगा? षटकर्म में आएगा। ये किस में आ जाएगा? षटकर्म में। लड़कियों तुम्हारे नाखून तेज है ना, देख रही। अब आ जाओ उल्टी। उल्टी क्या हो गया? उल्टी में क्या होगा? किसी रोग के कारण या दोष के कारण, मीन्स अजीर्ण अवस्था में, अजीर्ण अवस्था में किसी रोग के कारण
अपच, हाँ अपच भी कर सकते हो। अपच के कारण, अजीर्ण अपच को ही कहते, अजीर्ण या किसी रोग के कारण मुख मार्ग से खाद्य पदार्थ या द्रव्य पदार्थ का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? उल्टी, जो कि एक स्वाभाविक क्रिया है। उल्टी के लिए आप कोई प्रयत्न नहीं करते हो, लेटे लेटे भी आ जाती है, ठीक है ना, कार में बैठे बैठे भी आ जाएगी, बस में बैठे बैठे भी आ जाएगी, ठीक। आपने कभी देखा पहाड़ में जाते हुए उल्टी आती सबको? हाथ उठाना यार, किस किस को आती है? अरे हिमाचल में घूमते रहते हो ना ऐसे सड़कों पे, तो उल्टी आती है। क्यों आती है ऐसे? हाँ, उल्टी क्यों आती है? परंतु यही व्यक्ति जब स्कूटर या बाइक में जाएगा तो नहीं आएगी। ऐसा क्यों? ना, जिनको भी गाड़ी में उल्टी आती है उसको हम क्या कहते हैं? मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस है उसको। मोशन सिकनेस का मतलब है कि अब चलो ये तो हुआ पहाड़ की बात कि हिमाचल में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, पहाड़ में घूम रहे हैं, यहाँ से लेके दिल्ली जा रहा है उसको भी उल्टी हो जाती है। वो क्या होता है, जब भी आप बस में बैठते हो, ठीक है, तो बस की स्पीड पे क्या होता है, चारों तरफ से कवर्ड रहती है, कार कवर्ड रहती है, तो उसकी स्पीड, कार की स्पीड कभी तेज होगी, कभी हल्की होगी, कभी स्पीड से जाएगी, तो आपका ब्रेन जो है उसकी स्पीड को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, और क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो कंफ्यूज होने में भ्रम की स्थिति पैदा होगी और वो वमन की स्थिति कर देगा, वमन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। और परंतु जब आप बाइक में जाते हो ना, तो आप स्पीड को हवा के साथ मेजर करती है बॉडी, आपकी सेंस ऑर्गन है वो। हवा जब लगती है ना, वायु का एक गुण क्या होता है? स्पर्श। भाई वायु स्पर्श से तो पता लग रही है आपको, ठीक है ना। तो जितनी स्पीड से ये आपको स्पर्श करेगी तो ब्रेन उसको मॉडिफाई कर लेगा, एकदम से वो एक्युमुलेट करेगा और आपको मोशन नहीं होगा, ठीक है ना। मोशन की तरह कि आपको वमन क्रिया नहीं होगी, ये चीज़ है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम क्या होती है? मोशन सिकनेस होती है, मतलब कमजोरी है आपको स्पीड के प्रति, ठीक है। तो आपसे ध्यान रख लेना। और यही व्यक्ति जिसको उल्टी हो रही है वो खिड़की खोल के मुंह बाहर निकाल ले तो उल्टी नहीं होती, ऐसा होता है ना। वो यही प्रश्न है कि जैसे ही आप उसके चेहरे पे हवा लगेगी तो ब्रेन उसको एक्युमुलेट कर लेता है कि हाँ ये स्पीड से ठीक है। तो दैट इज मोशन सिकनेस। तो उल्टी का समझ में आया क्या है? अजीर्ण अवस्था में, अपच की अवस्था में जो मुख मार्ग से खाद्य पदार्थ या द्रव्य पदार्थ बाहर निकल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उल्टी, जो कि एक स्वाभाविक क्रिया, इसमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें जो खाना खाया था वो भी निकल गया, परंतु यहाँ पर जब आप योग में वमन करते हो तो खाना भी निकलता है क्या? पानी जो पिया वही निकला। इसमें क्या खाना निकलेगा? नहीं निकलता। इसमें जो काढ़ा पीते हैं वही निकलेगा, ठीक है, बस। तो ये क्रिया इसमें, इससे सबसे अलग हो। तो ये क्लियर हुआ वमन क्या है। अब वमन कैसे, अब वमन करना कैसे है ये देखो। ये हमने पूर्व कर्म कर लिया था। जिस दिन वमन करना है तो सबसे पहले वमन किस समय करना है? वमन किस दोष के लिए था? कफ दोष के लिए। तो वमन का समय लिखो क्या है? वमन का समय, वमन कर्म का समय क्या है? प्रातः काल। प्रातः काल किस समय? 6 से 7 बजे के बीच। क्यों? क्योंकि ये कफ का काल होता है। प्रातः काल किसका काल है? कफ का। दिन में जब सूर्य उदय हो जाता है किसका काल है? पित्त का। संध्या के बाद कौन सा काल है? वात का, ठीक है। उसी प्रकार से अवस्था के हिसाब से, आयु की अवस्था के हिसाब से भी क्या है, जो शिशु होता है, शिशु जो होता है वो उसकी प्रकृति कैसी होती है? कफ की। युवा जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? पित्त की। वृद्ध जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? वात। इसे भी लिखो, काम आएगा।
ठीक है, तो कफ का समय कौन सा है, किस समय कराना है, प्रातःकाल 5 से 7 बजे के बीच में। आप जनरली देखना, यार पानी पिला देना, एक बॉटल पानी दे देना। जनरली जो आप सुबह जब उठते हो ना, तो जब क्या होता है, जब ब्रश करते हो, दंत धावन करते हो, दंत धावन में आप ब्रश करते हो और गार्गल करते हो, नाक में क्या होता है, कफ भरा रहता है कि नहीं, तो वो उसी समय बाहर आएगा, दिन के समय नहीं आएगा। जैसे ही सुबह उठते हो तो नाक भरी रहती है, मुंह भरा रहता है, लार आ रही होती है, कफ होता है, तो वो कफ का काल ही है, उसी समय आप उठते हो। बात का क्या, बात बढ़ जाता है ना उस समय। हाँ देखो, इनका ये है कि कह रहे वृद्ध अवस्था में वात दोष है, ठीक है ना। तो इस समय आप देखना, जितने भी वृद्ध लोग हैं उनको ज़्यादातर क्या होता है, वात की प्रकृति बढ़ जाएगी तो वात के दोष बढ़ जाएंगे। जैसे संधि शूल हो जाएगा, संधियों में दर्द होने लग जाएगा, ठीक है, जोड़ों में दर्द हो गया, हाथ पैरों में दर्द रहता है, ये रहता है नहीं रहता है, तो ये वात की स्थिति है उस समय। अगर युवावस्था में हो जाए तो वो देखो अवस्था, मैं तो ये अवस्था के हिसाब से बताया, परंतु अब जैसे हम आप लोग हैं, अगर हमारी प्रकृति जैसे कुछ भी, जैसे मेरी कफ की प्रकृति है, तो अगर मेरे को वात का रोग हो रहा है तो दर्द होगा। वात का मीन्स शूल, वात मीन शूल, दर्द, मैंने कल भी बताया था, रुजा। अगर कष्ट हो रहा है, शरीर में अकड़ाहट हो रही है, स्तंभता है, गौरवता है, भारीपन है, तो ये वात के लक्षण है। अगर दहा हो रही है, दहा मीन्स, अब ये किसी अवस्था में भी हो सकती है आपको, जैसे मैंने आपको बताया प्रतिदिन के हिसाब से वात पित्त कफ की अवस्था, उसी हिसाब से मैंने शिशु में भी बताया, मतलब अवस्था के हिसाब से, आयु के हिसाब से बताया कि शिशु में ज़्यादातर कफ की अवस्था रहती है, युवाओं में पित्त के प्रधान रहता है और वृद्धावस्था में वात प्रधान रहता है। परंतु ये अलग अलग प्रकृति में भी उस समय रहेगा। जैसे कोई कफ प्रकृति का है, मैं जैसे कफ प्रकृति का हूँ, अगर मैं वृद्ध अवस्था में जाऊँगा तो वात प्रकोपित ज़्यादा रहेगी मेरे अंदर। कोई पित्त प्रकृति का है, अगर वृद्ध अवस्था में आएगा तो प्रकृति चाहे कैसी भी हो, परंतु वो अवस्था के हिसाब से घटित हो रहा है उस पर। क्लियर हुआ? समझाना कैसे, मुझे समझाओ, आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? प्रकृति उसकी चाहे कोई भी हो, परंतु जैसी वो स्टेज आएगी वो चीज़ प्रधान हो जाएगी। सुनो इस प्रकार, एक बॉटल दे दो। आपको थकान कब लगती है? प्रातः काल लगती है, रात्रि में लगती है? रात्रि में। तो रात्रि किसका है? रात्रि किसका है? वात का है। उस समय क्या होगा, आपको आलस रहेगा, हाथ पैर में अकड़ाहट रहेगी, यार सो जाऊं, थक गया, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, तो दैट इज वात। परंतु दिन का अवस्था क्या है, आपको भूख लगेगी, सूर्य जैसे हो जाएगा, नाश्ता करते हो, फिर खाना भी खाते हो, फिर धीरे 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 क्या है, संध्या काल आते आते जैसे सूर्य अस्त होने लग जाएगा, मम्मी कहेगी खाना खाओगे बेटा? मम्मी खाने की इच्छा तो है नहीं, पर बना लोगे तो खा ही लेंगे, ठीक है, बंद नहीं है, क्योंकि अग्नियाँ अब मंद हो चुकी हैं, ठीक है ना। अनयूजुअल खा रहे हो, मतलब ये है कि एक रूटीन में बनाया तो खाएंगे रात को, अदरवाइज नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। परंतु कफ, जब अब प्रातः काल मैंने आपको क्या बताया कि भाई जैसे हम उठ रहे हैं तो मुंह में, नाक में पानी, कफ भरा रहता है, तो वो कफ का, ठीक है। अब वो कोई कहेगा जी मेरे तो नहीं होता वो सबके है भाई, कफ वाले, जब मेरी प्रकृति कफ की है तो मेरे में ज़्यादा होगा, वात वाले में कम होगा, पित्त वाले में कम होगा, आज यही होगा। पर नाक तो, अब ऐसे भी समझो जैसे कि कोई वात प्रकृति का व्यक्ति है तो क्या उसको कफ के दोष नहीं होंगे, उसको नज़ला, खांसी, जुकाम नहीं होगा। तो जैसे वह लक्षण पैदा होंगे तो होगा ही। वो ये मैंने आपको बताया कि अवस्था के हिसाब से, वृद्धावस्था में वात प्रकोपित हो जाता है, प्रकृति चाहे उसकी कोई भी हो। हाँ जी, तो बाद में सबसे ज़्यादा रोग होते हैं, 80 प्रकार के सबसे ज़्यादा रोग होते हैं। तो अगर वो चाहे कि उसको बैलेंस करने में, तो अगर वो अपनी चेंज करना चाहे प्रकृति को, बात ना हो सकता है। देखो इनका प्रश्न है कि क्या मनुष्य अपनी प्रकृति चेंज कर लेगा?
यही तो पूछ रही हो ना। ऐसा संभव नहीं है। इस तरह से समझो कि गाय का बछड़ा बकरी में नहीं बदल सकता। जो उसके जीन माता पिता से आ गए, जो प्रकृति उसने ले ली है, वो फिर बदल नहीं सकती उसमें। हाँ, ये है कि जो मोटा व्यक्ति था वो पतला हो जाएगा, तो ये नहीं कि वो वात प्रकृति का हो गया, परंतु जैसे ही वो अपनी रूटीन को छोड़ेगा, जो रिस्ट्रिक्टेड है, डाइट डेफिशिएट कर रखी थी, तो वो वैसी ही प्रकृति में चला जाएगा। मतलब बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, मैनेज कर सकते हो उसको, प्रकृति को चेंज नहीं कर सकते। प्रकृति का क्या मतलब हो गया? उसका डीएनए जो माता और पिता से आया, ठीक है? तो ये चीज़ चेंज नहीं होगी। मतलब गाय को भैंस नहीं बना सकते, भैंस को गाय नहीं बना सकते, ठीक है? तो ये हाँ, ये है कि भाई उसमें वो दोष बढ़ गया है प्रकृति में, वो तो मैं मान सकता हूँ कि भाई आम दोष, जैसे कफ प्रकृति का एक आदमी था और उसको आमवात हो गया, या पित्त प्रकृति का था उसको आमवात हो गया। अब ये कहोगे जी ये तो वात का रोग है, आमवात तो वात का रोग है, इन दोनों को कैसे हो गया? ये तो वात वाले को होना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। वात वाले को भी हो सकता है, परंतु इनको भी हो सकता है कि जैसे ये शरीर, अगर कोई, जैसे मैं कफ प्रकृति का हूँ और मैं वात वाली चीज़ें ज़्यादा खाने लग जाऊँ, चावल है, दही है, उड़द है, और अपनी डेली रूटीन को ख़राब कर लूँ, तो मेरे को वात रोग डेफिनेटली होगा, ठीक है? और मैं कफ प्रकृति का हूँ और मैं पित्तवर्धक चीज़ें ज़्यादा खाने लग जाऊँ, बाहर पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, और हिमाचल में क्या मिलता है? नहीं, थीचू क्या? हाँ, वो भी मिलता है, वो भी मैं खाने लग जाऊँ और मिर्च वाला खाने लग जाऊँ, ठीक है? तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा मेरे अंदर? सिद्धू हेल्दी। अरे मुझे तो तब पता है, मेरी एक स्टूडेंट थी हिमाचल की, सिद्धू कह रही थी वो भी खाती है, पर वो घी डाल के खाते हैं। अच्छा सुनो लड़कियों, सुनो, सिद्धू में घी पड़ता है ना, घी पड़ता है। अब कोई पतला आदमी है और वो खूब सिद्धू खाने लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, तो अगर वो कफ बढ़े, तो जो घी है वो कफ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, घृत कफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर वो रोज ही वो खाने लग जाए, रोज ही खाने लगा, तो एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड, ठीक है? एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। अगर रोज खाएगा तो वो अनहेल्दी हो जाएगा, उसी से रिलेटेड। हाँ, बात वाला है ना, तो अगर वो और बात वाली ज़्यादा चीज़ें खाने, तो पहले से आप बात नहीं समझ रहे हो। हमारा दोष कहाँ से आ रहा है? आहार से आ रहा है। अगर बात देखो, स्वस्थ व्यक्ति की क्या परिभाषा है? स्वस्थ की परिभाषा बताओ क्या है? और समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थस्य इति अभिधीयते। जिसके तीनों दोष सम अवस्था में, जिसकी समस्त धातुएं सम अवस्था में, जिसकी समस्त अग्नियां सम अवस्था में, और जिसकी मल क्रिया भी सामान्य है, इसके साथ साथ उसकी आत्मा, इंद्रिय और मन भी अगर प्रसन्न है, तो वो स्वस्थ है। अगर आपका ये तीनों दोष, आप एक बैलेंस डाइट खाते हो जिसमें थोड़ा सा दही है, थोड़ा सा चावल, रोटी, सलाद, फल वगैरह सब, तो अगर एक अल्प मात्रा में खा रहे हो, अल्प मात्रा में खा रहे हो, तो आप स्वस्थ की, तो उसमें पित्त भी रहेगा, कफ भी रहेगा, वात भी रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब पता लग रहा वात की चीज़ें खा रहे हो, अब सपोज ये वात प्रकृति का है और ये वात वाली चीज़ें खाने लग जाएगा, तो ये तो और डोमिनेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? अगर कफ वाला है वो वात वाली चीज़ें खाने लग जाए तो वात बढ़ेगा, पित्त वाला है वात वाली चीज़ें खाने बढ़ जाएगा तो वात बढ़ जाएगा। अगर वात वाला है और ये पित्त वाली चीज़ें खाने लग जाए तो क्या बढ़ेगा? पित्त बढ़ जाएगा। प्रकृति से उसका कोई मतलब नहीं है, वो जिस आहार का सेवन कर रहा है वो दोष उसके शरीर में प्रबल हो जाएगा।
बात समझ रही है? अरे अभी तो बताया कि अगर वो अत्यधिक मात्रा में खाएगा, अधिक मात्रा में, मैंने कहा ना एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। अभी हमने सिद्धू क्या हेल्दी होता है और पता है रोज ही सुबह दोपहर शाम पूरे साल भर सिद्धू ही खाने लग जाएगा तो ऊब नहीं आएगा और उससे उसकी व्याधियाँ भी पैदा हो जाएंगी। हाँ, पित्त की चीज़ें खाएगा तो बैलेंस हो जाएगा। अब जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा, अगर किसी को कफ बढ़ा हुआ है, कि प्रकृति है, कफ बढ़ा हुआ है या प्रकृति है? बढ़ा हुआ है। प्रकृति क्या है? अच्छा देखो आप ना अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। ये 3 दोष हैं, ठीक है? अरे देखिए यार भाई, उसको दे देना, कर ले, कह रहा तू अपने पास ही रख। किसी मनुष्य की जो प्रकृति है वो या तो वात की होगी या पित्त की होगी या कफ की होगी। अब अगर ये मैंने क्या कहा कि अगर वो स्वस्थ है तो तीनों दोष साम्य अवस्था में होंगे, सामान्य अवस्था में होंगे। अगर इसमें से एक दोष की वृद्धि हो गई, कफ की वृद्धि हो गई, ठीक है, इस प्रकृति मतलब समदोष में से अगर एक दोष बढ़ गया तो वो दोष है, वो चीज बढ़ गई ना, अब वो अधिक मात्रा में होगी तो वो दोष कहलाएगी। अगर कफ साम्य अवस्था में है तो ये प्रकृति में है उसकी। अगर जैसे कफ प्रकृति का है, मुझे नज़ला खांसी जुकाम हो जाए, मेरी प्रकृति कफ की है, ठीक है, तो मेरे को अगर नज़ला खांसी जुकाम हो जाए तो क्या होगा? मेरे अंदर क्या दोष बढ़ गया? कफ का दोष बढ़ गया। तो अब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम पित्त वाली चीज़ें खिलाएंगे तो, अब सुनो, अब मैंने पित्त वाली चीज़ें खानी शुरू करी कि इसको कम करना है, तो इसको कम कोई करा, ये तो दोष बढ़ा हुआ ही था। अब आपने पित्त का दोष भी और बढ़ा लिया तो कफज पित्तज रोग हो गया। अरे एक वो है युक्ताहार विहार युक्त चेष्टा सुकर्म, है ना? तो आपने उचित भोजन करना है, नियम संयम सब पालन करना है, तभी जाके ये बैलेंस रहेगा। बैलेंस डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, षटकर्म करना है, ठीक है? और ये अगर दोष कोई सा भी बढ़ जाए, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और अकारण आहार विहार से उसका दोष बढ़ गया है तो ये हम सीख तो रहे हैं पंचकर्म, ये क्या के लिए सीख रहे हैं? अब जौन सा दोष बढ़ा होगा उसको हम बाहर कर देंगे। तो अगर मेरा कफ का दोष बढ़ा है तो मैं क्या करूंगा? वमन क्रिया से कर लूंगा। तो क्या स्वस्थ व्यक्ति पंचकर्म कर सकता है? क्यों? वो तो स्वस्थ है, उसको क्या जरूरत है? देखो, स्वस्थ व्यक्ति भी पंचकर्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद का प्रयोजन है क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरा विकार प्रशमनम च, कि आयुर्वेद का पहला प्रयोजन चिकित्सा करना नहीं है, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने का है। अगर वो बीमार हो जाए तो दूसरा चरण चिकित्सा का। पहले हमें उसकी दिनचर्या मेंटेन करनी है, आहारचर्या मेंटेन करनी है, ठीक है, ऋतुचर्या मेंटेन करनी है। तो अगर वो इसका पालन करता है तो आपके ये दोष, लड़की जैसे तूने कहा कैसे होगा, तो ये दोष साम्य अवस्था में रहेंगे, ठीक है? अब जैसे अपत्य भोजन ना करें, अपत्य भोजन में क्या आता है?
दही और उड़द, दही और उड़द। और दही बल्ले कौन कौन खाता? तो दोनों अपत्य। अब ये किसको बढ़ाएगा? ये कफ को बढ़ाएगा, ठीक है ना। अत्यधिक तीक्ष्ण चीजें जो हैं, रुक्ष चीजें हैं, वो किसको बढ़ाएंगे? पित्त को। पर हम वो भी खाते हैं, तेज मिर्च मसाले खाते हैं, चाउमीन खाते हो, मोमोज। अरे खाते ना, अपने पैसे तो नहीं खाते, दूसरे के पैसे तो खा लेते हो। अच्छा देखो, लड़कियां क्या कह रही हैं, हम नहीं खाते हैं। और मैंने शादी ब्याहों में देखा है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा महिलाएं चाउमीन की ठेली में रहती हैं। अरे हाँ, देखा चाउमीन कहाँ गई, खत्म हो गई, वो तो महिलाएं चाट गई। चलो कोई बात, इसको देखो पहले, नहीं तो ये रह जाएगा। अच्छा, अभी हमने क्या है, जो वमन का समय क्या बताया था? प्रातः काल, कफ का काल है। अब हमने वामक द्रव्य बनाना सिखा दिया आपको। अब जब हमें वमन करना है तो सबसे पहले प्रातः काल रोगी को 5 से 6 बजे के बीच उठाएंगे और सबसे पहले पहला स्टेप है वो क्या कराएंगे? उसको पहले शौच आदि से निवृत्त करा देंगे, ठीक है। शौच आदि से निवृत्त कराने के बाद सेकंड स्टेप, उसको क्या कराएंगे? आधा लीटर दुग्धपान गाय का, भैंस का, बकरी का, शेरनी का, ऊँटनी का, जिसका पिलाना पिलाओ, ठीक है, जो मिल जाए। तो गाय का दूध पिलाना है, जिसके आधा घंटे के बाद, मीन्स आधे घंटे के बाद ये दूध किस में कन्वर्ट होगा? दही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसके कारण होगा? पेट में एक रेनिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम होता है जो दूध को किस में परिवर्तित कर देगा? दही में। तो दही में क्या करता है? और ज़्यादा कफ की प्रकृति होगी, तो और ज़्यादा कफ की वृद्धि हो जाएगी। तो पूरे और ये क्रिया कहाँ पर हो रही है? पेट में, अमाशय में। हाँ, ये लड़की बहुत समझदार है। ठीक है, अमाशय में हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया? दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? जब दूध दही में परिवर्तित हो गया तो थर्ड स्टेप क्या करेंगे? रोगी का परीक्षण। रोगी के परीक्षण में उसका टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, वेट, ठीक है, हार्ट बीट, ये सब की जांच होगी। बीपी, इन सबको जांचने के बाद कभी कभी क्या होता है, पेशेंट कॉम्प्लिकेशन करता है, घबराहट होती है उसे। तो ये सारी चीज, जब ये सब कुछ नॉर्मल हो, नॉर्मल हो। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है जी, एक बात बताओ कि अगर जिसको सुबह सुबह ये ना हो रहा हो तो? वो कह रहा है जिसको सुबह सुबह ये ना हो, उसका वो नहीं कर सकता। पेट साफ करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम वमन के वेग बनाएंगे, वमन बनेगा, तो जो वेग ऊपर की तरफ बनेगा ना, वो कुछ प्रेशर में नीचे की तरफ भी जाएगा पार्शियली। तो अगर ये पेट साफ नहीं होगा तो यहाँ से तो द्रव्य निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। तो इसके लिए पेट का साफ होना, खाली होना आंत का जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। जब ये नॉर्मल होगा तो फोर्थ स्टेप क्या करेंगे? रोगी को क्या करेंगे? वमन कल्प
एवं क्वाथ, क्वाथ रोगानुसार। अब सुनो, अब ये क्या है, मैंने वामक द्रव्य, मैंने वमन कल्प का कौन सा है, वामक द्रव्य। वामक द्रव्य कौन सा था जो अभी हमने पीछे बनाया था, कौन कौन सा, जिसमें मदन फल था, शहद, वच, संधव लवण, ये सारे थे, ठीक है। और क्वाथ कौन सा होगा, अब वो देखो क्वाथ कौन सा है। अगर शरीर में कफ दोष ज्यादा बढ़ा है तो उसके लिए हम क्या पिलाएंगे, गन्ने का रस। गन्ने का रस कफ दोष में, दूध पित्त दोष में, पित्तज रोग में, ठीक है। और गृहिणी के विकार हैं, गृहिणी मीन्स पेट के, आंतों के विकार हैं, तो तक्र, इसका सेवन कराएंगे। ये कम से कम कितना होना चाहिए, 3 से 4 लीटर। 3 से 4 लीटर पानी पिलाएंगे। बात, अरे अगर कफ रोग है, कफ के दोष हैं, तो गन्ने का रस, मतलब अरे जब हम रोगी को दूध पिला लेंगे आधे घंटे के बाद, फिर टेम्परेचर देखेंगे तो वो दूध को नहीं खाया। हम इसको 3 प्रकार से करा सकते हैं, इस तरह से समझो, हम 3, या तो गन्ने का रस पिलाओ, ठीक है, या दूध पिलाओ, या मट्ठा पिलाओ। कितना, 3 से 4 लीटर। और बीच बीच में आपने क्या देना है, वामक द्रव्य, उसको चाटने के लिए देना है। मतलब 1 चम्मच वो चाटा, फिर 2 गिलास वो ये पी लिया गन्ने का रस। अगर इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है, सुनो, इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो आप मुलेठी का क्वाथ, मुलेठी मीन्स यष्टि मधु, ठीक है, मुलेठी मिल जाती है ना, मीठी मीठी सी होती है। तो बड़ा लेट आ रहे हो तो मुलेठी का क्वाथ दे सकते हो। अगर इसके अभाव में मुलेठी का क्वाथ दे सकते हो, और ये सबको दे सकते हो आप, ठीक है। तो आपने क्या करा, सपोज अगर ये नहीं है तो आपने 2 गिलास मुलेठी का पानी पिया और फिर 1 चम्मच ये, ठीक है, फिर आपने 1 गिलास ये पिया, फिर धीरे धीरे आधी चम्मच ये चाटा, और फिर जब पेट भर जाएगा आकंठ इसको पी लिया आपने, मुलेठी क्वाथ को आकंठ पिएंगे और थोड़ी देर बैठ जाएंगे। 3 से 5 मिनट के बाद आपको स्वतः वमन वेग बनने लग जाएंगे, पेट फूलने लगेगा, मस्तक पर श्वेद होने लगेगा, पसीना आने लगेगा, और वमन स्टार्ट हो जाएगा, वेग बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर कितने वेग आएंगे, तो अगर 8 से 10 वेग आएंगे तो उत्तम है, 5 से 6 वेग आएंगे तो मध्यम है, अगर 3 से 4 वेग आएंगे तो हीन है। मतलब ये वेग बनेंगे ना, वमन वेग, अरे जब मुंह से जो बाहर निकलेगा द्रव्य उसे हम कहेंगे वमन वेग, ठीक है। जो वमन वेग, अब इसको पिलाने के बाद है मुलेठी का क्वाथ पिलाया, फिर ये वामक द्रव्य पिलाया, तो इसके बाद होगा क्या, उल्टी आएगी नहीं आएगी, तो जो उल्टी आएगी उसे वेग कहेंगे, वमन वेग। तो अगर 8 बार आ रहे हैं तो अच्छा वमन हुआ है आपका, ठीक है। अगर 5 से 6 वेग आए तो मीडियम हुआ है, अगर बहुत कम हुआ है 2 से 3, 3 से 4 आए तो हीन शुद्धि हुई है, अच्छा नहीं हुआ है। बात समझ लो। अब उन्होंने कहा जी हमें कैसे पता लगेगा उत्तम हुआ है, ठीक है। अगर 8 से 10 वेग में आपके मुंह से खट्टा पानी आने लगे,
कड़वा या पित्त आने लगे, खट्टा पानी, कभी उल्टी हुई है तो खट्टा पानी आता है, देखो है ना, कि दांत भी किरकिरे से हो जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपके जो पित्ताशय से पित्त बाहर आ गया, भाई ये कफ का स्थान था, ये पित्त का स्थान था, तो मीन्स इफेक्ट यहाँ तक हुआ है। तो वमन वेग, अगर आपके वमन में पित्त आ रहा है तो इसका मतलब है कि अब प्रोसेस को रोकना है। अब जैसे वमन वेग स्टार्ट हुए थे तो कितने वमन कराएं, कितने वेग आएंगे, पता लगा रहा वेग ही आते जा रहे, पता ही नहीं चल रहा कब तक रोकना है। तो जब मुंह से पित्त आने लगे, खट्टा पानी आने लगे, तो समझ लेना सम्यक लक्षण प्राप्त हुए हैं, सम्यक वमन के लक्षण प्राप्त हुए हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, वमन पित्तांतक, लिखो सम्यक वमन के लक्षण। सम्यक वमन के लक्षण में क्या आएगा, वमन पित्तांतक, जब पित्त आने लगे तो उसको हम कहते हैं कि उत्तम प्रकार से वमन हुआ है। अब वो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, बात समझ रहे हो। ये नहीं कि वो ज़्यादा में होगा, पता लग रहा 3 में ही खट्टा पानी आने लग जाए, तो प्रोसेस को रोकना है। एक लड़का आ जाए, एक लड़का है, देखो हमने अमाशय की शुद्धि करी थी ना, तो अमाशय की शुद्धि में क्या हो गया, यहाँ पर ये कफ का स्थान था और ये पित्त का स्थान था। तो आप में अब जब ये विलोम क्रिया, वमन कौन सी क्रिया है, विलोम मीन्स ये गति ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है। तो जैसे ही आपने ऊपर की तरफ किया तो नीचे वाले पार्ट भी तो ऊपर की तरफ आएंगे, नीचे के दोष भी तो ऊपर की तरफ सरकेंगे। तो मीन्स अब जो पित्ताशय वाला भाग है वो भी ऊपर की तरफ आंशिक रूप से आएगा, पित्त भी ऊपर की तरफ चलेगा। जैसे ही आपका कफ बाहर निकला तो दूसरे स्थान पर क्या रखा है, पित्त, तो पित्त भी बाहर आने लग जाएगा। तो जैसे ही मुंह से पित्त बाहर आ रहा है तो उसका मतलब है कि प्रोसेस को रोक दो अब, क्योंकि ज़्यादा अगर होगा तो ये अब इसके अब जैसे आप ज़्यादा वमन करोगे पित्त ज़्यादा आने लग जाएगा, तो एक तो मुंह का स्वाद खराब होगा, दूसरा क्या है, हार्ट पर इफेक्ट आएगा, लंग्स पर आएगा, पसलियों पर आएगा। तो इसीलिए अगर पित्त आने लग जाए तो प्रोसेस का ये है कि यू हैव टू स्टॉप देम, एकदम से प्रोसेस को वहाँ पर बंद करो, अदरवाइज क्या होगा, फिर अतिवमन के लक्षण पैदा होंगे। अतिवमन में मीन्स डिहाइड्रेशन कंडीशन हो जाएगी, आक्षेप आने लग जाएगा, चक्कर आने लग जाएगा, झाग आने लग जाएगा। तो ये आपको वहाँ पर रोकना है। अब वो कंडीशन, बैठो, वो कंडीशन 8 में भी हो सकती है, वो कंडीशन 5 में भी हो सकती है, वो कंडीशन 3 में भी हो सकती है। किसकी, सम्यक के लक्षण की, ठीक है। तो उसी से आइडेंटिफिकेशन होगा कि आपका किस कैटेगरी में हुआ। अब उनने कहा जी मेरे तो सर 12 हो गए, तो ठीक है 12 हो गए, अब नॉर्मल है, हाँ खट्टा पानी आ गया, ठीक है, खट्टा, हाँ खट्टा खट्टा कड़वा कड़वा आ रहा है, तो बंद कर दो। 1 मिनट और आओ, 1 मिनट। कभी कभी क्या होता है कि जब हमने वामक द्रव्य पिलाया और काढ़ा पिलाया, मुलैठी का काढ़ा पिलाया, और वो पेट फूल जाएगा, पेट फूलेगा तो वो आंशिक रूप से क्या होगा, नीचे चला जाएगा, है ना, कभी कभी नीचे भी चला जाता है। तो अब जब नीचे चला जाएगा तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है, इसीलिए तो वमन करा रही है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी मदन फल को। तो अगर नीचे भी चला जाएगा ना तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर में पेट में दर्द होगा, अफारा सा आएगा और आपको एक मोशन या 2 मोशन आएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरा तो वमन के साथ विरेचन भी हो गया ना, वो काढ़ा निकला है, ठीक है, परंतु विरेचन वाला प्रोसेस नहीं है। क्लियर हो गया। तो कभी कभी किसी को 2 बार 3 बार मोशन आ जाते हैं, तो उसमें घबराने की बात। तो ये सारे वमन का क्रिया है। किसको समझ में आया ये? क्या बॉइल्ड करके रखना है, उबला हुआ दूध देना है, कच्चा क्यों पिए? कैसे? क्या कह रहा है मेरे से? वमन के साथ ना, अरे अगर सुनो, किसी को अगर जैसे मैंने कहा ना अभी
कि जैसे हम वमन करा रहे हैं और उसको अगर एक दो वेग मोशन के आ गए तो वो विरेचन में नहीं है, आप उसको कंबाइन नहीं करा सकते। अगर एक मेरी बात ही नहीं समझे अभी। अरे जब हमने वमन करा लिया, आपका पित्त भी बाहर आ गया और कुछ अंश में जो द्रव्य था वो नीचे चला गया। अब आपने कहा जी मेरा तो ठीक हो गया, मैं नॉर्मल हो गया, परंतु आप थोड़ी देर बाद कह रहे हैं जी मेरे तो पेट में दर्द हो, मुझे लैट्रिन आ गई। वो कंडीशन है ये, ठीक है। तो अगर वो जो द्रव्य था एक्सेस था तो अच्छा देखो, कभी कभी आपने वमन करते हो ना षटकर्म में, तो जब वमन करते हैं सारा पानी तो बाहर निकलता नहीं है, तो कुछ जो बच जाता है तो कैसे बाहर आता है वो, या तो टॉयलेट में आएगा या यूरिन में आएगा या लैट्रिन में आएगा। तो आपने कहा होगा कि यार तो यार थोड़ा सा मेरे को मोशन पतला है, पतला में जो एक्सेस पानी था वो आंतों के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो कभी कभी वो काढ़ा भी नीचे चला जाता है, कल्प भी नीचे आ जाता है। ये क्या, ये क्लियर हुआ सबको? झूठ ना बोलना। हाँ बोल। इधर आओ जरा, अभी लस्सी बनाते तुम्हारे यहाँ, अब दही की लस्सी बनाते हैं। आओ इधर आओ। और तुम्हारा दही में चीनी डालते हैं। आप बताओ क्या कह रहे हैं? जैसे हमने 500 ml दूध पी लिया, फिर वो आमाशय में चले जाता है इसमें, और वहाँ पर रेनिन एंजाइम है, वो उसको दही में कन्वर्ट कर देगा। हमारा पर्पज़ है कफ की वृद्धि करना। तो हमें मतलब आधा घंटा रुकना पड़ेगा। हाँ रुकना पड़ेगा। उसके बाद वो उसके बाद हमकी ये टेस्टिंग भी होगी। उस ड्यूरेशन में आप उसका टेम्परेचर चेक करोगे, पल्स रेट चेक करोगे, रेस्पिरेटरी चेक करोगे। ये हम क्यों पिला रहे हैं? ये इसलिए पिला रहे हैं कि हमारे दोष अभी कहाँ थे, गट में आ गए थे सारे, है ना, एक्सेस में। अब हम इसको अगर वो थोड़ा सा शांत होगा तो हम उसको थोड़ा सा और प्रमोट कर लें, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, बैठो। जब भी हम कुछ खाते हैं ना, सबसे पहले भोजन में मैंने आपको कल क्या बताया था, अवस्था पाक में क्या होता है? सबसे पहले मधुर पाक होता है, तो उससे किसकी निर्माण होता है? कफ का। तो आप चाहे कोई भी चीज़, जैसे दूध है, जूस है, पानी है, कोई भी द्रव्य या खाद्य पदार्थ लेते हो, वो कफ में कन्वर्ट होता है पहले, है? अरे अभी तो बताया कि उत्पत्ति मृदु पाक होता है उसका, मृदु पाक में कफ दोष का निर्माण है। जब भी हम कुछ चीज़ खाते हैं तो सबसे पहले क्या बनेगा? श्लेष्मा बनेगा। श्लेष्मा मीन्स म्यूकस टाइप का बनेगा भोजन के साथ, तो वो कफ का निर्माण कर रहा है और वो जरूरी भी है। पहले अगर पहले कफ वात बनेगा तो भोजन नीचे कैसे जाएगा? हाथ से, मुंह से नीचे कैसे जाएगा? तो उसको लुब्रिकेट करने के लिए म्यूकस का बनना जरूरी है, इसीलिए भोजन का सबसे पहले मधुर पाक होता है। नीचे क्यों नहीं जाते? हाँ आज लड़की इधर पता तो। कोई भी चीज़ है ना, ये हमारे कफ के दोष है, ये पित्त है और ये वात है। चल बैठा मैं तो सब कुछ बताता। देखो इसका मतलब है, ये कह रही है कि जो हमारा कफ है वो ऊपर ही क्यों रहता है, नीचे क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है। कल मैंने क्या बताया था आपको? आमाशय, पित्ताशय और पक्वाशय। देखो सुनो, इसमें जब भी आप भोजन कर रहे हो, भोजन में मैंने क्या बताया? सबसे पहले क्या बनेगा? श्लेष्मा। श्लेष्मा बनेगा ना, तो अब जो श्लेष्मा जो साम्य अवस्था में होगा वो अपने आश्रय स्थान पे जाएगा। किस पे जाएगा?
आश्रय में जहाँ पर उसका वास्तविक स्थान है, परंतु अगर वो श्लेष्मा ज़्यादा होगा तो वो किधर की तरफ भागेगा? अरे जितना स्टोर हो गया वो तो हो गया, बाकी कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ भाग जाएगा। अब इसने ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर क्या बन रहा था इसका पहले? मधुरपाक। मधुरपाक में क्या बना? कफ। इसका स्थान आमाशय। अगर ये पूरा भर गया या आंशिक रूप से भर गया, अगर ये ज़्यादा है तो नीचे जाएगा पित्ताशय में फिर, ठीक है। और फिर भोजन का क्या होता? वहाँ पर अम्लपाक होना, मतलब अब ये कफ, अब जो भोज्य पदार्थ था इससे बचा हुआ था, अब यहाँ पर पित्ताशय बनाना था, तो इन्होंने क्या करा? अपना हिस्सा तो बना लिया, अब ये पित्त ज़्यादा बनाने लग गया तो वो नीचे आएगा। कभी आपने देखा होगा कि जब आप बहुत तेज़ मिर्च मसाले खा लेते हो तो जब हम मोशन करने जाते हैं तो हमारे एनएस के और जलन होने लगती है, तो पित्त कहाँ बढ़ा? पित्त तो यहाँ पे बनने, पेट में तो हो ही रही है जलन, परंतु जो एक्सेस था वो तो उसने तो यहाँ पे स्टोर कर लिया अल्प मात्रा में अपने जहाँ पे था, और फिर वो बाकी लार्ज इंटेस्टाइन में भेजेगा तो वो नीचे की तरफ ही, परंतु अपने अपने आश्रय स्थान के लिए भी तो छोड़ेगा कुछ। ये इनके स्थान है, आश्रय स्थान। अब तुम सोच रहे हो कि सारा स्थान नीचे ही कर दें? इसका मतलब ये है कि आप कह रही कि जो भी कुछ खाए वो ऊपर ही क्यों बन रहा है, वो नीचे बनना चाहिए, यही। और नीचे से कहाँ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखो हर एक चीज़ के लिए ना एक शरीर में एक स्थान है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइन कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 में, एक स्मॉल और एक लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? एब्जॉर्प्शन का। अब मैं आपसे ये पूछूं कि एब्जॉर्प्शन यहाँ क्यों नहीं कर रहा है? वहां पर उसकी प्रकृति है ना, वहाँ एब्जॉर्प्शन क्यों कर रहा है? यहाँ पर जो विलाइज है आंतों के अंदर, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये भोजन का डाइजेशन करेगा और जितने भी न्यूट्रिएंट चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो हार्मफुल चीज़ें होंगी, जो वेस्ट होंगी या एक्सेस में होंगी, उनको कहाँ भेजेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन, ध्यान देना, लार्ज इंटेस्टाइन का केवल एक ही काम होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। अब मैं आपसे ये कहूँ, ये जो न्यूट्रिएंट है यहाँ क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो रहे? अब इसका फंक्शन ही नहीं है, ये बात समझ रही हो? तो आमाशय का काम था केवल आम को या कफ को संग्रह करना, पित्त को संग्रह करना नहीं है। अगर आपने ज़्यादा पित्त खा लिया, ज़्यादा तीक्ष्ण चीज़ें खा ली, तो वो आम जहाँ पर वो कफ के साथ बनेगा, थोड़ा बहुत तो रह जाएगा, थोड़ा बहुत पित्ताशय में चला जाएगा, परंतु अगर जहाँ पित्त बन गया आम के साथ, तो वो हाइपर एसिडिटी करेगा। जो रोग होता है ना हाइपर एसिडिटी का, तो वो आम के साथ मिल जाएगा। अब आम के साथ पित्त मिल गया तो क्या बनाएगा? अम्ल पित्त। बात समझ रहे हो? अम्ल पित्त का निर्माण कर देगा, और आप कहोगे जी मेरी छाती में जलन हो रही, मुंह में भी जलन हो रही, खट्टी डकार आ रही है, तो वो कंडीशन इस वाली थी, वो एक्सेस में थी। परंतु अभी इसने अपने काम प्रॉपरली किया, परंतु अपने डाइट में वो तीक्ष्ण चीज़ें ज़्यादा खाई, तो इसलिए वो यहाँ पे भी बना और यहाँ पर भी रह गया, और इतनी तीक्ष्ण खा ली कि वो नीचे भी रह गया। तो मतलब मुंह से तो हो रही जलन, नीचे से भी हो रही जलन। होता है कि जब ज़्यादा मोमो की चटनी खा लेते हैं तो हो जाता है ऐसा, ठीक है। अब क्लियर हुआ कि एक ही स्थान पर क्यों, अलग अलग स्थान पर क्यों है भाई? अब क्लियर हुआ है? और कुछ पूछना है इसमें से? और कुछ पूछना है वमन से? फिर मैं विरेचन में जाऊं। हाथ उठाओ, किसकी समझ में आया? ये लंबा करके उठाओ, लंबा। ये पीछे जो लड़की हुई है, टेढ़ा हाथ जरा इसका, ओ पीछे तेरे, सीधा उठा, ऐसे करके। हाँ, पीछे लड़कियों को समझ में नहीं आया? उत्तराखंड वालियों को
किसको उठाओ? चलो तुम आओ, बताओ, पूरा बताओ, वमन के बारे में पूरा बताओ। फटाफट बताओ, वमन क्रिया, जोर से बोलो। हाँ, वमन क्रिया दोष दोष के लिए करी जाती है। और वमन क्रिया कफ दोष के लिए करी जाती है। और ये इसका जो टाइमिंग होती है वो सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। और इसकी जो प्रोसेस है वो हाँ बोलो। इसकी जो प्रोसेस है वो है, सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि पहले उसको 5 से 6 बजे के बीच में उठा देना है। और 5 से 6 बजे के बीच में उसको शौच आदि से निवृत्त करके नहीं, उसको खुद जाना है, हमने कराना है? कह रही उसमें तो खुद ही हो जाएगा। निवृत्त हो जाए तो उसको दूध उनको बताओ, उनको, मुझे नहीं पता। 5 लीटर उसको दूध देना है, गाय का दूध और गाय का दूध देना है। और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होता है, उनको बताओ। फिर हाँ, जो हमारे जो मार्शलिक एंजाइम हो जाए रेनिन, जो उसको दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो और अच्छा, दही में क्यों दूध क्यों पिलाना है? सर क्यों पिलाना है? हाँ। जैसे कफ के लिए दूध कफ बनाता है ना। नहीं, जो हमने पूर्वकर्म किया था, तो आप पूछ क्यों नहीं रहे थे? जो हमने पूर्वकर्म किया था तो कफ को तो हमने इकट्ठा कर लिया था, अब दूध क्यों पिलाना है? सर दूध से ही कफ। ये लड़की बताएगी, बताओ कब दूध क्यों पिलाना है? क्योंकि सर वो फिर दही बन जाता है। अरे ये दही से पड़ गई यार। दही होता है तो हाँ, दूध इसलिए करते हैं ना, क्योंकि जो अभी जैसे हमने एक दिन हमने कफ का वो दिया उसको, तो कफ इकट्ठा किया उसका, और तो हमें दही इसलिए बनाना है या दूध इसलिए पिलाना है क्योंकि दूध पी के क्या कफ की वृद्धि होती है। आपने देखो छोटे बच्चे को देखना घर पे, जो छोटा बच्चा माँ का दूध पीता है ना, तो उसकी माँ क्या कंप्लेंट करती है कि डॉक्टर साहब मैं जब ये दूध पीता है ना तो ये फटा दूध निकालता है। इसका मतलब क्या है? दूध से कफ बन रहा है ना, खांसी होती है ना तो ये दूध निकाल देता है, फटा दूध है, ठीक है, तो कफ बढ़ता है उससे। चलो आगे बताओ। रेनिन, हाँ। और अगला स्टेप है उसमें उसकी जो अगला स्टेप ये है कि जो पेशेंट होता है उसका हमें चेक करना है, उसका बीपी, उसका टेम्परेचर, उसका वेट, सब उसको चेक करना है। और 4th स्टेप में हमें उसको जो कल्प होता है सर। हाँ बताओ, कल्प बताओ, पूछो उससे कल्प कैसे बनता है? कल्प मदन 4 चीज़ों का रहता है वो। एक होता है उसको मदन लाल, मदन फल होता है जो सेंधवन की थी, और शहद और नमक होता है, उन सबको मिला के वो कल्प बनता है, तो उसको देना होता है। और साथ में क्वाथ होता है, क्वाथ मुलेठी का, मुलेठी का क्वाथ, मुलेठी का, मिलेठी का, हाँ मिलेठी का पानी मिला उसको 2 लीटर उसको मिला। जैसे पहले उसको क्वाथ मिलाना होता है, उसके बाद उसको जो कल्प है वो चलाना होता है 1 चम्मच। काढ़ा कितना पिलाना है? 2 लीटर 3 लीटर। हाँ, आकंठ में गले तक। फिर उसको क्या होगा, जितना गले तक भर के पिलाएंगे तो जिससे क्या वेग उसके स्वतः प्रारंभ हो, ठीक है। उसके बाद जब वेग बनते हैं कुछ टाइम बाद, जब वेग बनते हैं तो जैसे अगर 8 से 10 वेग बनते हैं तो उसका मतलब है कि उसका अच्छे से हो रहा है, उसका जो भी कदम है वो अच्छे से हो रहा है। अगर 5 से 6 बन रहे हैं तो वो मध्य कर्म माना जाता है। और अगर 2 से 3 या 4 बन रहे हैं तो हीन शुद्धि। अच्छा, अगर अति वमन होने लगे, बैठो, अगर वमन इतने हो जाएं कि 8 से ऊपर चले जाएं, 15 हो जाएं, 20 हो जाएं, 25 हो जाएं, अब इस कंडीशन हो जाए कि रुक ही नहीं रहे, अति वमन के लक्षण होने पर, तो आपके लिखो अति वमन पर, अति वमन के लक्षण,
अति वमन के लक्षण में क्या होगा, मुंह से झाग निकलने लग जाएगा, थूक आने, पानी तो आ नहीं रहा तो रुक नहीं रही उल्टी है, तो क्या होता है, कभी कभी आपने वमन करते समय भी देखा होगा कि मुंह से झाग आने लगता है, थूक आने लगता है, उल्टी औकाई आने लगती है, बार बार वेग बनने की तो बन रहे हैं परंतु आ कुछ नहीं रहा, ठीक है ना। तो ऐसे में सबसे पहले उसके वमन के वेग रोकने, तो इसीलिए उसमें कौन सी दवाई देते हैं, मयूर पिच्चू भस्म, वोमिटैब, ये सिरप भी आता है और टैबलेट में भी आता है। मयूर पिच्चू भस्म, मयूर पुच्छ क्या होता है कि जो मोर का पंख होता है ना, मोर का पंख कहाँ होता है, ठीक है, जो मयूर है, मोर है, उसके जो पंख हैं, उसकी जो भस्म है वो इसमें काम करती है। और वोमिटैब चरक की आती है, आयुर्वेदिक टैबलेट है, चूसने के लिए आती है, और एक सिरप भी आता है, सिरप भी दे सकते हो। इससे क्या होता है, ये जो अति वमन के लक्षण है ये समाप्त हो जाते हैं। अगर फिर भी नहीं रुक रहा है तो फिर एक लिखो दवाई, वोमिकाइंड आती है, एक वोमिकाइंड आती है, पेरिनॉर्म आती है, ये भी आप दे सकते हो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि आपको इमरजेंसी भी डील करनी है, ठीक है ना। तो आप इसको भी दे दो, वोमिकाइंड या पेरिनॉर्म। अरे जैसे सफ़र में जो उल्टी की दवाई खाते हो आप, वो भी दे सकते हो उसको, ठीक है, एक गोली दे दो रुक जाएगा। और इसमें आहार क्या देना है कि जैसे सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आहार क्या होगा उसका, आहार क्या है, वो आएगा पश्चात कर्म में। वो किस में आएगा, पश्चात कर्म में। तो पश्चात कर्म में क्या होता है, संसृजन कर्म होता है। पश्चात मीन्स अब जब हम वमन कर रहे हैं ना, एक बॉयज एक मिनट देखो, अभी हमने वमन किया ना, वमन कौन सी गति थी, विलोम गति है ना। तो अब इसमें गति ऊपर की तरफ गई, तो इसमें अग्नियां भी किधर की तरफ भागेंगी, ऊपर की ओर। तो अग्नियों को पुनः अपने स्थान पर स्थापित करने के लिए सृजन मीन्स दोबारा से अग्नि का निर्माण करना है, बैठो, ठीक है, क्योंकि अग्नि को अपने स्थान पर पुनः वापस लाने के लिए सृजन कर्म करते हैं, जिसमें आहारचर्या, दिनचर्या और औषधचर्या, ये तीनों चीजें पालन होंगी। वमन में भी पश्चात कर्म होगा, और पहले वमन में पश्चात कर्म होगा, फिर जब हम विरेचन कराएंगे उसके लिए पश्चात कर्म अलग से होगा। ये नहीं कि जी हम दोनों का इकट्ठा कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा। वमन के लिए अलग है, विरेचन के लिए अलग है। क्यों, वमन में क्या है, अग्नियां ऊपर की तरफ चली गई, स्थापित हो गई, और विरेचन में नीचे की तरफ चली गई। तो पुनः अपने स्थान पर वापस आने के लिए पश्चात कर्म करना अनिवार्य है। ये नहीं कि जी हाँ मेरा पेट साफ हो गया, मेरे को तो उल्टी भी आ गई और मैं कुछ भी खा लूँ क्या, ना। अब आहार क्या करना है, उसमें देना है उसको पेया, यूष, विलेपी, पेया, यूष, विलेपी, या वही बता रहा हूं, या मांस रस। अब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ तो वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन भी है, तो वो सूप मांस अगर नॉन वेजिटेरियन में है तो ये नहीं कि वो लेग पीस खाने लग जाए, वो केवल सूप पिएगा उसका, ठीक है, केवल तरी। अब पेया क्या है ये देखो, पेया में क्या आता है, यूष में क्या है और विलेपी क्या है। पेया में क्या कहते हैं, चावल, लिख लेना, चावल या दलिया को मीन्स चावल या दलिया जैसे 50 ग्राम है,
तो इसको 14 गुना पानी में उबालना है और 14 गुना पानी में ठीक है, 14 गुना पानी में उबालकर आपको क्या करना है, जो तरल पदार्थ है ऊपर का उसको कहते हैं पेय। जैसे चावल का मांड होता है ना, मांड में थोड़ा सा पानी मिला के सेंधा नमक डाल के उसको पीना है। क्यों? इसमें छौंकना कुछ नहीं है। अब कोई बहुत से कहेंगे जी इसमें मैं सब्जी डाल लूँ, मैं इसमें रोटी डाल लूँ, नहीं कुछ नहीं, केवल वही पीना है। क्यों? क्योंकि पूर्व कर्म में आपने क्या किया था, घृतपान किया था। कितना किया था? 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, ठीक है। क्योंकि आपको जो कैलोरीज हैं वो यहाँ से प्राप्त होंगी, वो जो स्टोर हो गई हैं, तो धीरे धीरे वो डेफिसिट में जाएगी। इसीलिए आपको ये डाइट रखनी है। क्योंकि आपको रोग कहाँ से आया था? आहार से। अरे उसी को तो छोड़ना है, ठीक है ना। उसके अभाव में अब पता लग रहा हमने शोधन तो करा लिया और फिर उसी आहार पे आ गए, तो फिर रोग आ गया। तो वो कह जी हमने तो शोधन कराया था, फिर हो गया। हाँ जी होगा, आपने डाइट कहाँ छोड़ी, बात समझ रहे हो। तो फिर आपने चावल दलिया को, चावल या दलिया को, या चावल ले सकते हो या दलिया को 50 ग्राम लेकर 14 गुना पानी में उबालकर जो तरल पदार्थ है उसको हम कहते हैं पेय। अब यूज क्या है? अब इसमें मूंग की दाल 50 ग्राम को 14 गुना पानी में ठीक है, मूंग की दाल को 50 ग्राम को 14 गुना पानी में उबालना है और जो तरल पदार्थ है उसको क्या कहेंगे? जूस, ठीक है। और विलेपी क्या है? चावल अथवा मूंग अथवा दलिया को 50 ग्राम को 6 गुना पानी में, मीन्स अब इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा डेंस कर दें, थोड़ा गाढ़ा, जैसे खिचड़ी होती है पतली पतली, वैसे खाना। 50 ग्राम को ही लेना है। अब इसमें 14 गुना था जो पेय था, लिक्विड फॉर्म। अब इसमें थोड़ा सा कंडेंस है ना, या किसी में से एक लेना है। मूंग ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। इसको 6 गुना पानी में डाल सकते हो। अब ये कर सकते हो कि जैसे चावल है तो मूंग के दाल मिला लिया तो खिचड़ी टाइप की बन गई, तो ये कर सकते हो।
बाकी